आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताएंगे और आपके सिलेबस में चौथी यूनिट में है कि थिंकर एंड मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर। तो इसमें उन्होंने थिंकर विचारक के रूप में माना है, सिलेबस में मांगा है। उसमें सिलेबस के रूप में सिलेबस में शैक्षिक विचारक के रूप में नहीं लिखा है, बस केवल उनके विचारों को भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स के बारे में उनके क्या विचार है इस पर बात करेंगे, और जो कि वो संविधान के निर्माता हैं उसके बारे में विचार करेंगे। चूँकि अभी 2 दिन पहले ही आप ये अंबेडकर जयंती आप सब लोग मना चुके हैं, हम सब लोग मना चुके हैं, तो टीवी वगैरह में भी उनके बारे में काफ़ी कुछ आता रहा है और भी आपको काफ़ी कुछ पता भी है। और फर्स्ट ईयर में संविधान में आपने ये पढ़ा होगा, संविधान के निर्माता के रूप में, उसमें भी एक चैप्टर है आपका सेकंड, मेरे ख्याल से अभी आप लोगों ने सेकंड यूनिट में आपने पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था संविधान में मूल्य। तो तब भी संविधान की चर्चा हुई थी और उनके निर्माता के बारे में भी आपसे चर्चा हुई थी। तो आज पहले तो हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को हिंदू जात के ही एक शूद्र परिवार में हुआ था, और जिनको कि अछूत कहा जाता था उस समय, और वो बड़े कष्टों और अभावों में पले थे और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको बड़ी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। चूंकि अछूत बालक थे, इसकी वजह से उन्हें पहले विद्यालय में प्रवेश नहीं मिला और फिर बाद में अंग्रेज अधिकारियों के कहने से प्रवेश मिल पाया था। तो विद्यालय में प्रवेश तो हो गया, लेकिन कमरे के अंदर उनको बैठने की अनुमति नहीं थी अपने, क्योंकि वो सामान्य बालकों के साथ उनको बैठने की अनुमति नहीं थी। तो वो अपने घर से वे बैठने के लिए आसनी लाते थे और कक्षा के बाहर बैठते थे, और अध्यापक भी कभी अछूत होने के कारण उनकी पुस्तक व कॉपियों को छूते नहीं थे। और विद्यालय के अंदर जब तक कोई ऊपर से पानी पिलाने वाला नहीं होता, ऊपर से पानी पिलाया जाता था, उनको छूने नहीं दिया जाता। तो वो जब तक कोई ऊपर से पानी पिलाने वाला नहीं होता तो वो प्यासे ही रह जाते थे। लेकिन इतनी विषम परिस्थितियों में भी वो पढ़कर हमेशा प्रथम कक्षा में प्रथम आते थे, और माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने पर बड़ौदा महाराजा ने उन्हें अमेरिका जाने के लिए छात्र स्कॉलरशिप दी। यानी बड़ौदा के महाराजा ने उनको स्कॉलरशिप दी, और लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब वो अमेरिका से पढ़ने के बाद पढ़ाई करके जब लौटेंगे तो उन्हें बड़ौदा राज्य में 10 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। अब वहां पर न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी करके जब वो भारत वापस लौटे तो जाहिर है कि उनको बड़ौदा महाराज के यहाँ ही नौकरी करनी थी। तो उन्हें बड़ौदा महाराज का सैनिक सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन उनके जो नीचे उनके अधीन जो अधिकारी व कर्मचारी होते थे उनसे वो छुआछूत का व्यवहार करते थे, और उनकी मेज छू जाने के डर से उनके चपरासी तक मेज पर पत्रों को या पेपर्स को फेंक कर चले जाते थे। और अछूत होने के कारण उन्हें बड़ौदा शहर में, जहां वो नौकरी करते थे, कहीं रहने को मकान नहीं मिला। हाँ, और बड़ौदा के महाराज भी उनके निवास की कोई व्यवस्था नहीं कर सके, जबकि वो
सैनिक सचिव जैसे उच्च पद पर नियुक्त किए गए थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बड़ौदा राज्य की सेवा से त्याग पत्र दे दिया। और चूंकि उन्होंने बचपन से ही दलितों व शोषितों का जो दमन व शोषण देखा, उन्होंने स्वयं उसका अनुभव किया और उन्हीं बुराइयों के, अंधविश्वास, अज्ञानता, बुराई और इसी तरह की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध उन्होंने सारा जीवन भर वो संघर्ष करते रहे। वो हिंदू समाज से छुआछूत व जाति प्रथा समाप्त करना चाहते थे और जब वो उसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने अक्टूबर 1956 ईस्वी को नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली, क्योंकि बौद्ध धर्म में छुआछूत, जाति प्रथा ये सब नहीं मानी जाती थी, तो किसी को भी वो बौद्ध धर्म में दीक्षा दे देते थे। और इस तरह से उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और इतिहास में इतनी बड़ी संख्या के साथ पहले कभी भी ऐसी धर्म दीक्षा नहीं हुई थी। और फिर इसके बाद बौद्ध धर्म को विश्व में फैलाने के लिए सबसे अधिक प्रयास तो वैसे सम्राट अशोक ने किया था और फिर उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए प्रयास किए गए और फिर इसी वजह से वो दलितों के मसीहा भी कहलाए गए और बोधिसत्व भी कहलाए गए। और इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया था कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ऊंचा या नीचा होता है। और जबकि शूद्र होते हुए भी उन्होंने ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त की और वो विश्व के महानतम विद्वान भी कहलाए गए। जबकि शूद्रों को शिक्षा प्राप्त, मनुस्मृति आदि हिंदू धर्म ग्रंथों में तो शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था। तो इस तरह से ये जीवन भर छुआछूत वाले सामाजिक बुराई को मिटाने में प्रयासरत रहे। उन्होंने बहुत सत्याग्रह भी किया इसके लिए। जैसे वो ये मानते थे कि सबसे पहले छुआछूत के बारे में मनुस्मृति आदि जैसे कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित था कि इस तरह से शूद्रों के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो एक बार उन्होंने सन 1927 ईस्वी में क्रिसमस डे के दिन महाराष्ट्र में महाद नाम के एक जगह पर उसके एक चौराहे में सार्वजनिक तौर से उन्होंने मनुस्मृति के वो सारे अंश जला दिए जहां पर कि जो कि छुआछूत प्रथा को बढ़ाने वाले थे या छुआछूत के बारे में जहां पर वर्णन था। और फिर उन्होंने उसी वर्ष उस महाद के जगह के तालाब से अछूतों द्वारा पानी लेने के लिए, क्योंकि वहां पर तालाब से अछूत पानी नहीं ले सकते थे, जबकि दूसरे हिंदू के अलावा मुस्लिम, ईसाई जो हिंदू नहीं थे और यहाँ तक कि पशु भी उस तालाब से पानी ले सकते थे, लेकिन अछूतों को उस तालाब में पानी लेने का अधिकार नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया और
इसके अलावा नासिक के कालाराम मंदिर में अछूत प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने 1930 ईस्वी में सत्याग्रह किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि अछूतों को मंदिर के अंदर प्रवेश कराया गया। तो इस तरह से 1927 और 1930 ईस्वी में उन्होंने सत्याग्रह भी किए थे। तो इस तरह से वो छुआछूत को समाज से मिटाना चाहते थे। वो वर्णाश्रम समाज में जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसके बहुत विरुद्ध थे। वो एक तरह से जाति विहीन या वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे और जिस समाज में मनुष्यों के साथ पशुओं से भी खराब व्यवहार हो, उस समाज में वो रहना नहीं चाहते थे। चूंकि महात्मा बुद्ध ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत, आडंबरवाद, क्रियाकर्मवाद, हिंसा, इन सब का प्रबल विरोध किया और उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की। तो इस तरह से उन डॉक्टर अंबेडकर ने भी उस बुद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने हिंदू समाज में जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच व के भेदभाव को समाप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया। अब डॉक्टर अंबेडकर अपनी राजनैतिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में तो वो बहुत ही सक्रिय थे, लेकिन राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने बड़े बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए थे। जबकि इसीलिए उनको देश के सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों में भी गिना जाता है। उन्होंने सन 1927 ईस्वी में बॉम्बे विधानसभा का उनको बनाया बॉम्बे विधानसभा सन 1927 ईस्वी में बॉम्बे विधानसभा का सदस्य बनाया गया और सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के समक्ष साक्ष्य देने यानी गवाही देने के लिए देश के अन्य उच्च नेताओं के साथ उनको भी बुलाया गया था और इसके साथ साथ उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोलमेज परिषद में वार्ता के लिए भी बुलाया जाता था, जिसमें कि महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि नेता बुलाए जाते थे। वहां इनको भी बुलाया जाता था और जिसमें कि मुख्य विषय देश की आजादी ही रहता था। तो इस तरह से हाँ, राजनीतिक जीवन में भी वो बहुत सक्रिय थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ये कहकर आलोचना भी की थी कि 150 वर्षों के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने भारत देश की आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक दशा सुधारने के लिए कोई भी विशेष प्रयास नहीं किए, जिसकी वजह से देश के अंदर बड़ी अशिक्षा व गरीबी छा गई, गरीबी पाई जाने लगी। तो इस तरह से देश की आजादी भी वो दिलाना चाहते थे और साथ ही साथ समाज में भी दलितों को भी आजादी दिलाना चाहते थे। उनका कहना था कि देश के जो दलित हैं वो दोहरी गुलामी से ग्रस्त हैं। एक तो अंग्रेजों की गुलामी उनको मिली हुई है और दूसरा वो एक समाज के उच्च वर्ण की भी वो गुलामी कर रहे हैं। तो इस तरह से वो दोनों तरह की गुलामियों से उनको मुक्त करना चाहते थे और वो कहते थे कि जब तक इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों को सामाजिक व आर्थिक दास्ता से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक राजनैतिक आजादी उनके लिए निरर्थक सिद्ध होगी, यानी वो बेकार हो गई। और फिर इसी राजनीतिक कार्य करते हुए ही, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए ही
सन 1942 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर को भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बना दिया गया, जो किसी भी भारतीय के लिए सर्वोच्च पद था और ये बहुत बड़ा गौरव दिया था, गौरव समझा जाता था। तो इस तरह से कार्यकारी परिषद के सदस्य होते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर देश की आजादी के लिए हमेशा मांग करते रहे जोरदार शब्दों में। और जबकि इस प्रकार का साहस कोई भी अंग्रेजों की जो कार्यकारी परिषद के किसी अन्य सदस्यों के द्वारा ऐसा साहस नहीं दिखाया गया। तो इस तरह से वो बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी थे, राष्ट्रीयता उनमें, राष्ट्रीय प्रेम था। और अब हम देखेंगे अब अलग अलग क्षेत्रों में उनके क्या विचार रहे हैं। हम इसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र की ही जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने कई राजनीतिक दल, लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन तथा रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। उन्होंने कई राजनीतिक दल बनाए, लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उन्होंने दलितों व शोषितों को संगठित करने का प्रयास किया और उनमें राजनीतिक चेतना भी जगाई और उन्हें मानवाधिकार दिलाने का भी पूरा संघर्ष किया। और जब 1946 ईस्वी में उन्हें जब भारत के संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष पद प्रस्तावित किया गया तो उन्होंने इस पद को इस दृष्टिकोण से ही स्वीकार किया था कि इसके माध्यम से वो दलितों के हितों की रक्षा कर सकेंगे। और उन्होंने किया भी। भारत के संविधान में ही उन्होंने धर्म, जाति, रंग, लिंग व संप्रदाय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का समान अधिकार दिलाया। और यहाँ तक कि सरकारी सेवाओं में भी अनुसूचित व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण किए गए। तो इस तरह से पिछड़ी जातियों के सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक विकास के लिए संविधान में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। हाँ, तो इस तरह से वो चाहते थे कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़ी जातियां भी मिलकर संघर्ष करें और सत्ता को अपने हाथों में लें, तभी वो अपना अपेक्षित विकास कर सकती हैं। क्योंकि पिछड़ी जातियों के सामाजिक क्योंकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों की भांति पिछड़ी जातियों के लिए संविधान में कोई आरक्षण नहीं दिया गया था, जिसका कि डॉक्टर अंबेडकर को खेद था। जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू होने के एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि आज हमारा काम समाप्त हुआ, कल भारत में नए सूर्य का उदय होगा और नए भारत को राजनीतिक स्वाधीनता व स्वतंत्रता प्राप्त होगी, किंतु सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति अभी बाकी है। तो इस तरह से हमने देखा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। अब दलितों की भांति वो श्रमिकों के लिए भी बहुत चिंतित रहते थे। जैसे दलितों के लिए चिंतित थे, वैसे वो श्रमिकों के लिए भी बहुत चिंतित थे।
और अपने जीवन में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किए। उन्होंने श्रमिकों की समस्या बहुत ही करीब से देखी थी। उनकी मलिन बस्तियों में वो स्वयं रहे थे तथा उन बस्तियों में निवास करने वाले लोगों से वो संपर्क था उनका, उनसे वो संबंध रखते थे। और उन्होंने श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी। और सन 1942 ईस्वी में जब वो भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जब आए तो उनको उसका श्रम सदस्य यानी उस कार्यकारिणी परिषद का श्रम सदस्य अंबेडकर जी को बनाया गया। और फिर उन्होंने इस पद के माध्यम से श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए महान कार्य किए। जैसे पहले श्रमिकों को वेतन सहित अवकाश नहीं मिलता था, जो कि उन्होंने दिलाया। सबसे पहले अम्बेडकर जी ने ही दिलाया। न्यूनतम वेतन की परंपरा भी नहीं थी पहले, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन भी निर्धारित किया। इसके साथ ही साथ मिलों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का सूत्रपात भी उन्होंने किया। और उनके डॉक्टर अंबेडकर की मध्यस्थता से बहुत सारे विवादों का भी निस्तारण हो सका। निर्णायक पंचों में प्रबंधक व श्रमिकों के भी प्रबंधकों के साथ साथ श्रमिकों के प्रतिनिधि भी रखे गए। और इसके अतिरिक्त श्रमिकों के कल्याण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कई योजनाएं भी प्रारंभ की। सारे देश में उन्होंने सेवा योजन कार्यालयों की स्थापना की, जिससे कि सेवा योजकों व प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों का शोषण न किया जा सके। तो इस तरह से उन्होंने दलितों के लिए जितना संघर्ष किया था उतना ही त्याग और संघर्ष उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी किया और उनके कल्याण के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे कि आज भी हमारे श्रमिकों को इतने अधिकार मिले हुए हैं और उनके विकास के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। वे श्रमिकों के शोषण से बहुत चिंतित रहते थे। उनकी सभी समस्याओं का उन्हें ज्ञान था, क्योंकि उनके परिवार के अनेक सदस्य व संबंधी श्रमिक ही थे। और साथ साथ वो श्रमिकों की मलिन बस्तियों में वो उनको न्याय दिलाने के संघर्ष में वो प्रायः उन बस्तियों में जाया भी करते थे। और उन्होंने यूरोप और अमेरिका में चूंकि श्रमिकों को देखा और फिर भारतीय श्रमिकों से उसकी तुलना करते थे, तो उनको लगा कि यहाँ की दशा तो बहुत खराब है। और इसलिए जब भी उनको कोई अवसर मिलता था तो वो श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए जो प्रयास कर सकते थे उन्होंने किए। अच्छा, उनमें से जो उन्होंने कार्य किए, जो महत्वपूर्ण कार्य किए, वो इस तरह से है कि उन्होंने श्रमिकों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराने के लिए बहुत प्रयास किए। और जब
1942 में, जुलाई 1942 में भारत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य नियुक्त किया गया, तो उनका बहुत स्वागत किया गया। और इतिहास में भी ये पहली बार ऐसा हुआ था कि दलित वर्ग का कोई एक सदस्य को, दलित वर्ग के किसी सदस्य को ये पद मिला था जो श्रमिकों का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करता था। और उस समय उन्होंने घोषणा की कि उनका ये सतत प्रयास रहेगा कि किसी भी वर्ग या व्यक्ति द्वारा दूसरों पर अंकुश न लगाया जाए। और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि जब भी श्रमिकों और उनके मालिकों के बीच संघर्ष होगा तो वो हमेशा श्रमिकों के पक्ष में रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने जब ब्रिटेन में कई वर्ष अध्ययन किया था, तो वहाँ उन्होंने देखा था कि श्रमिक दल एक प्रमुख राजनीतिक दल है और इस दल की सरकार भी वहाँ कई बार रह चुकी है। उसी तरह से अंबेडकर भी चाहते थे कि भारत के श्रमिकों को भी यहाँ पर सरकार बनानी चाहिए, जिससे उनके समस्याओं को ठीक से हल किया जा सके। जब वो इस परिषद के सदस्य बने, तब देश में स्वतंत्रता संग्राम बड़े जोरों पर रहा था। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि उन्होंने कहा कि केवल देश को स्वतंत्रता दिलाना ही पर्याप्त नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि स्वतंत्रता मिलने पर शासन की बागडोर किसके हाथों में होगी। तो इस तरह से कहने का उनका इरादा था, या वो चाहते थे कि वो मतलब डॉक्टर अंबेडकर देश में श्रमिकों की सरकार देखना चाहते थे। हाँ, उन्होंने देखा था कि ब्रिटेन और अमेरिका में कल कारखानों के प्रबंध में भी श्रमिकों को भागीदार बनाया जाता है, और जबकि यहाँ पर प्रबंध संचालन में श्रमिकों की कोई पूछ नहीं है। हाँ, और जब फिर एक बार 7 मई 1943 ईस्वी को जब बंबई में त्रिपक्षीय श्रमिक सम्मेलन द्वारा गठित स्थायी समिति की बैठक हुई, और उस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी भी होनी चाहिए। उनकी प्रबंध समितियों में श्रमिकों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए, क्योंकि इन प्रतिष्ठानों में जो भी उत्पादन है वो श्रमिकों के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए उनके प्रबंध में उनकी भागीदारी होनी भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और उसके बाद से अब ये सर्वमान्य हो गया कि कोई भी औद्योगिक कारखाना तभी सुचारू रूप से चल पाएगा जब उसके प्रबंध में श्रमिक भी भागीदार बनेंगे। तो इस तरह से वो उनका मत था कि कारखाने के श्रमिकों का भी उस पर उतना अधिकार है जितना कि मिल मालिकों का है, और अंतर केवल इतना है कि जो मिल मालिक है वो पूंजी लगाते हैं और श्रमिक जो है वो अपना श्रम लगाते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर का सदैव ये प्रयास रहा कि श्रमिकों को उनके श्रम के अनुसार वेतन मिलना चाहिए, और वेतन इतना हो कि वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर सकें। और यहाँ तक कि अगर श्रमिक के कारखाने में यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो सामाजिक सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि दलितों और श्रमिकों के बारे में उन्होंने
जीवन भर उनके बारे में सोचते हुए उनके हित के बारे में उन्होंने सोचा और उनके लिए, उनके कल्याण के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। थैंक यू।